चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। जल्दी से एक बार क्लास के साथ में जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा को हम विधिवत रूप से शुरू कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रीय आय है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की इस क्लास के साथ में जुड़ेंगे। नेशनल इनकम आज हम पढ़ रहे हैं। मैं पीवाईक्यू कराने वाला था, लेकिन किसी संयोग से आज पीवाईक्यू नहीं करवा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ में यहां सीजीएल वाले भी हैं, तो उनका नुकसान ना हो। पीवाईक्यू मैं करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, उसके लिए मैं हूं, है ना। तो जल्दी से पहले क्लास के साथ में जुड़ जाएंगे सभी लोग, ताकि आज की इस कक्षा को हम विधिवत रूप से शुरू कर सकें, है ना। बहुत बढ़िया। तो फिर जल्दी से आ जाइए, बिना किसी देरी के हम लोग इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। और राष्ट्रीय आय के बारे में कल मैंने कुछ बेसिक सी बातें आपको बता दी थी, उससे आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए उससे आगे की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या कुछ खास बातें हैं। चलिए भैया, सभी लोग जुड़ चुके हैं और सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं राष्ट्रीय आय के इस टॉपिक में। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उससे आगे मैं शुरू करता हूं मेरे दोस्त। क्या क्या कुछ खास बातें थी। मैंने राष्ट्रीय आय में केवल इतना बताया था कि कारक क्या है। कारक का मतलब होता है फैक्टर, कि किसी भी वस्तु को या कमोडिटी को कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए जो जो फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए मुख्य रूप से चार चीजें चाहिए। एक तो कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल जिसे आप कहते हैं। दूसरा मेरे दोस्त आपको लेबर चाहिए, और तीसरा कैपिटल चाहिए जिसे आप पूंजी कहते हैं। और चौथा जो है वह क्या बोला था मैंने, तो चौथा मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, उसे आप कहते हैं उद्यमशीलता। ये चार जो मेन फैक्टर है ये प्रोडक्शन के फैक्टर है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे साथियों राष्ट्रीय आय की परिभाषा की, तो राष्ट्रीय आय क्या होता है पहले वो समझो, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज पीवाईक्यू नहीं कराऊंगा मेरे दोस्त, कल करा दूंगा इसकी जगह। ठीक है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय होता क्या है, जरा इसकी एक परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसके कुछ फैक्ट है, दादा भाई नौरोजी और ये सब सारी बातें, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय का एक परिभाषा मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं, वो परिभाषा क्या है, तो ध्यान रखिएगा, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो इसमें लिखिएगा एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है अभी सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। वित्तीय वर्ष को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। तो लिखा हुआ है एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा कुल कारक आय का प्राप्त योग, कुल कारक आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, मैंने ये कहा मेरे साथियों कि एक फाइनेंशियल ईयर में, सरकार का फाइनेंशियल ईयर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, हर एक बातों के बारे में चर्चा होगी बेटा, रुक जाओ, मैं बताऊंगा सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है, नोट बना करके बताऊंगा आपको।
नोट। सरकार का वित्तीय वर्ष, और वित्तीय वर्ष को आप लोग किस नाम से जानते हैं? फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं। इसी को आप एनुअल फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। एनुअल फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो ध्यान रखिएगा, सरकार का वित्तीय वर्ष मेरे साथियों 1 अप्रैल से लगा करके 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लगा करके 31 मार्च तक होता है। इसको आप सरकार का वित्तीय वर्ष कहते हैं। मतलब सरकार जो है वो क्या करती है? तो सरकार 1 अप्रैल से लगा करके 31 मार्च तक जितने भी लोग हैं भारत के अंदर, है ना, भारत के मूल रूप से निवासी, उनके द्वारा कितना उत्पादन किया गया है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है, अब जरा इस बिंदु को पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा मेरे साथियों। अब मैं आपको समझाता हूं। एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि सरकार का एक वित्तीय वर्ष बोले तो 1 अप्रैल से लगा करके 31 मार्च के बीच में देश में रहने वाले जितने भी निवासी हैं, उनके द्वारा जो कुल कारक आय की प्राप्ति हुई है, उसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो ये बेसिक सी बात मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है कि राष्ट्रीय आय जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर एक शब्द आया है, कारक आय क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मैं अगला बिंदु यहां पर आपको लिखवाने वाला हूं, कारक आय क्या है। तो कारक आय, इसी को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। कल मैंने कारक आपको बताया था ना, कल मैंने आपको कारक बताए थे कि कारक कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम हम इसे कहते हैं। कारक आय दरअसल कहते किसे हैं? तो मेरे साथियों, जो उत्पादन के चारों कारक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मैं लिख देता हूं, उत्पादन के चारों कारकों को मिलने वाली आय, उत्पादन के चारों कारकों को, उत्पादन के चारों कारकों को मिलने वाली आय, मिलने वाली आय क्या कहलाती है? कारक आय कहलाती है। मैंने ये कहा कि उत्पादन के जो चारों साधन है, उनको मिलने वाली जो इनकम है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कारक आय के नाम से जानते हैं। बोले कौन कौन सी इनकम है, जरा बता दो सर। तो ध्यान रखिएगा, पहले मैं एक तरफ लिख रहा हूं कारक। कारक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, फैक्टर, और उसको मिलने वाली जो आय है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कारक आय। तो भैया कारक आय क्या है, फैक्टर इनकम क्या है? तो एक तरफ मैंने लिखा कारक और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं फैक्टर इनकम। कारक आय मैंने लिखा। तो कारक कौन कौन से हैं और कारक आय उनको क्या क्या मिलने वाली है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक कारक जो है वो कौन है? अभी रहने तो, जो है वो बाद में कर लेंगे अपन। ठीक है, नहीं चाहिए अभी बाद में करना। ठीक है, मैं क्लास ले लूं उसके बाद फिर। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, यहां पर कारक और कारक आय क्या क्या है। तो 4 कारक पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं कि 4 कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो कारक है वो क्या है? भूमि। भूमि को आप लोग किस नाम से जानते हो? लैंड के नाम से जानते हो। एक कारक आपका ये है कि नहीं है? तो इसको मिलने वाली आय क्या है, अभी बताता हूं, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक कारक आपका भूमि है मेरे दोस्त, और दूसरा जो कारक है उसका नाम क्या है? तो श्रम है। श्रम, श्रम, लेबर आप इसे कहते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं इसको? लेबर कहते हैं। तो ये दूसरा कारक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लेबर के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो कारक है उसे आप लोग क्या कहते हैं? पूंजी। और पूंजी का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? कैपिटल आप इसे कहते हैं मेरे साथियों, कैपिटल। और चौथा जो कारक है आपका, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कारक है मेरी नजर में, उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, उद्यमशीलता। क्या बोलते हैं? उद्यमशीलता या उद्यमी। और इसे हम लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप। आपको सबको पता है कि जब भी हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो पहले साल या दूसरे साल में हमें यह सब्जेक्ट पढ़ने को, देखने को मिलता है। वो क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आप लोग रोजगार की तलाश मतलब खुद ही कर सकें।
तो ध्यान रखिएगा एक कुल मिलाकर के 4 कारक है। अब मुझे एक बात बताइए, कल का मैं एग्जाम्पल वापस से यहां पर लेने वाला हूं, कल का एग्जाम्पल मैं यहां पर लेने वाला हूं। और कल मैंने आपको यह बताया था कि ये जो चारों कारक है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करते, जैसे इस पेन का उत्पादन करने के लिए मुझे जमीन चाहिए, मेरे पास में जमीन नहीं है, तो मैं मेरे पड़ोस में या जहां पर भी मुझे फैक्ट्री लगानी है, ध्यान रखिएगा, जहां पर भी मुझे फैक्ट्री लगानी है, मैं वहां पर जाऊंगा और जमीन देखूंगा। मुझे पता चला कि यार मांगीलाल गांव का एक किसान है, उसकी जमीन है वहां पर, तो मैंने मांगीलाल से कहा कि मांगीलाल अंकल जी एक काम करिए ना, आपकी जमीन मुझे दे दीजिए, मुझे फैक्ट्री लगानी है। तो मांगीलाल अंकल क्या बोलेंगे? मांगीलाल अंकल बोलेंगे ठीक है लगा ले बेटा, मुझे क्या दिक्कत है, लगा ले, किराया देते रहना। तो अगर वो मुझे जगह देगा, जमीन देगा, तो वो क्यों देगा, उसका क्या फायदा? तो ध्यान रखिएगा, उसका यह फायदा है कि उसको क्या मिल रहा है कारक आय के रूप में, उसको इनकम के रूप में क्या मिल रहा है, उसको इनकम के रूप में मेरे साथियों क्या मिल रहा है, तो इनकम के रूप में उसको क्या मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा उसको किराया मिल रहा है। इनकम के रूप में उसको क्या मिल रहा है, किराया मिल रहा है। तो भैया जिससे मैं किराए पर जमीन लूंगा, है ना, ध्यान रखिएगा, मांगीलाल से अगर मैंने जमीन ली तो उसको रेंट मिल रहा है, तो वो कारक है, कारक की आय क्या है, किराया है। आ रही बात समझ में? वैसे ही मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो श्रम है, लेबर है, लेबर, मेरे यहां मजदूर क्यों आएंगे ये बताइए। भैया मुझे पेन बनाने की फैक्ट्री खोलना है, मेरे यहां मजदूर क्यों आएंगे, आखिर क्या कारण है, मजदूर मेरे यहां क्यों आ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, मजदूर मेरे यहां इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको मजदूरी मिलेगी, उनको कुछ तो इनकम मिलेगी ना, तो क्या मिलेगा उनको, मजदूरी मिलेगी। वेजेस आप इन्हें कहते हैं, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं पारिश्रम। क्या बोलेंगे मेरे साथियों, पारिश्रम भी आप इन्हें कह सकते हैं। उन्हें क्या मिलेगा, पारिश्रम मिलेगा, उन्हें वेजेस मिलेंगे। वेजेस का मतलब है मजदूरी मिलेगी उन्हें, इसलिए वो मेरे यहां क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तीसरा पूंजी, जैसे मैं ही उद्योग खोलने वाला था और मेरे पास में पैसा नहीं है, बताओ मुझे कहां जाना चाहिए पैसा लेने के लिए, मुझे कहां जाना चाहिए पैसा लेने के लिए ये बताइए। अगर मेरे पास में पैसा नहीं है तो मैं पैसा कहां से ला सकता हूं? तो आपके दिमाग में आएगा कि सर आप पैसा बैंक से भी ले सकते हैं। बिल्कुल मैं बैंक से ले सकता हूं। मैं बैंक में चला गया, पंजाब नेशनल बैंक गया, और बैंक में गया, मैंने कहा कि भाई मुझे पैसा चाहिए, तो बोले क्यों चाहिए, तो मैं कहूंगा कि यार मुझे उत्पादन करना है, मुझे प्रोडक्शन करना है, मुझे उद्योग लगाना, मुझे पैसा चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो बैंक वाले ने कहा ठीक है ले लो। तो बैंक का क्या फायदा मुझे पैसा देने के लिए? तो बैंक का फायदा यह है, सुनिएगा मेरी बात को, बैंक का यह फायदा है क्योंकि बैंक को इसकी वजह से क्या मिलेगा, तो बैंक को इसकी वजह से मेरे साथियों ब्याज मिलेगा। बैंक ब्याज लेगी मुझसे, इसलिए वो मुझे लोन दे रही है। तो बैंक या पूंजी की इनकम क्या हो गई, इंटरेस्ट। आ रही बात समझ में? वैसे ही मेरे दोस्त उद्यमशीलता, मैं उद्योग स्थापित कर रहा हूं, मैं पेन की फैक्ट्री लगा रहा हूं, तो मैं क्यों लगा रहा हूं भाई, मैं क्यों लगा रहा हूं पेन की फैक्ट्री? क्या मुझे मजा आ रहा है, मेरे पास फ्री फालतू का टाइम है इसलिए मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं, या कुछ और? तो ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए लाभ, मैं कमाऊंगा लाभ। तो ध्यान रखिएगा, लाभ, मुझे मिलने वाली जो इनकम है वो क्या है, लाभ है, या फिर मैं क्या बोलूंगा, इसे बेनिफिट बोलूंगा। आ रही बात समझ में? तो मुझे बेनिफिट मिलेगा इसलिए मैं काम करना चाहता हूं। तो कुल मिलाकर के कारक आय ये हो गई। कल मैंने कारक बताए थे, मैं चाहता तो कारक आय भी बता देता, लेकिन मैंने जान करके बताया कि यार अभी रुक जाओ, कल ही बता दूंगा। तो मेरे साथियों राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो 1 अप्रैल से लगाकर के 31 मार्च तक देश के जितने भी निवासी है, देश में रहने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा मेरे साथियों प्राप्त कारक आय का कुल योग जो है वही क्या है मेरे साथियों, राष्ट्रीय आय है। सिंपल से शब्दों में ये मैंने आपको बताया मेरे साथियों राष्ट्रीय आय की परिभाषा के बारे में। अब आपने दादा भाई नौरोजी का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो अब सुनो मेरे दोस्त, दादा भाई नौरोजी का संबंध राष्ट्रीय आय से कैसे है? तो मेरे दोस्त दादा भाई नौरोजी की मैं बात करूं, दादा भाई नौरोजी, आपको पता है इनका संबंध राष्ट्रीय आय से कैसे है? तो मेरे दोस्त हमेशा ध्यान रखना, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यह पढ़ा रहा हूं कि दादा भाई नौरोजी जो है, समझना मेरी साथियों, दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 की बात है, पहले तो सन लिख लो आप लोग, 1867-68 की बात है। दादा भाई नौरोजी ने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। क्या किया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान इनके द्वारा लगाया गया। मैं लिखता हूं, भारत में पहली बार
भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम मेरे साथियों, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। अनुमान इनने लगाया मेरे साथियों। किनने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। इन्होंने पहली बार मेरे साथियों अनुमान लगाया था भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में। और इन्होंने क्या अनुमान लगाया, क्या निष्कर्ष निकला? तो इनके द्वारा मेरे साथियों प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम की अगर बात की जाए, प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीसीआई बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो इन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? तो ध्यान रखिएगा 20 रुपए। 20 रुपए इन्होंने प्रति व्यक्ति आय बताई थी दादा भाई नौरोजी ने। तो यह बात भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय का पहली बार अनुमान जो है वो किसने लगाया। ध्यान रखिएगा, तो वो किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया, आ रही बात समझ में? तो पहली बार वैज्ञानिक अनुमान डॉक्टर VKRV राव के द्वारा 1931 में लगाया गया है। इस बात को भी मैं लिखवा देता हूं, कल छुट्टी नहीं है, कल क्लास होगी मेरे दोस्त आपकी, इसी समय होगी। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर VKRV राव। क्या लिखूंगा? VKRV राव। चलो इंग्लिश में ही लिख देता हूं, VKRV राव। जिनको ऐसा लगता है कि यार मुझे फुल फॉर्म पढ़ना है इसका, तो वो फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, गूगल करना और फुल फॉर्म आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, VKRV राव की मैं बात करता हूं, 1931 की बात है मेरे साथियों। इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक अनुमान लगाया। तो क्या लिखूंगा? राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान। राष्ट्रीय आय का, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, मैं क्या बोल रहा हूं, राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान किसके द्वारा लगाया गया? राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अनुमान। वैज्ञानिक अनुमान, अनुमान मेरे साथियों 1931 में पहली बार किसके द्वारा लगाया गया? डॉक्टर VKRV राव के द्वारा लगाया गया। यह बात भी ध्यान रखना। और इनके अनुसार अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए, इनके अनुसार अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए मेरे साथियों, तो 62 रुपए प्रति व्यक्ति आय इन्होंने निकाली थी। यह बात भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहा हूं मैं? 62 रुपए प्रति व्यक्ति आय इनके द्वारा बताई गई थी। ये आप नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरी बात मेरे साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय जो है, समझना मेरी बात को, राष्ट्रीय आय जो है मेरे साथियों, इसका मापन जो है वो किसके रूप में किया जाता है? तो इसका मापन मेरे साथियों मुद्रा के रूप में करते हैं। हम कहते हैं ना, इसकी प्रति व्यक्ति आय 220 रुपए है ना? तो ये सब क्या है? रुपए में हम बात कर रहे हैं। और रुपए का मतलब क्या है? रुपए का मतलब यह है कि हम उसको मुद्रा में मेजरमेंट कर रहे हैं। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। खैर, मैं एक अगले बिंदु की बात करता हूं, राष्ट्रीय आय समिति की। ध्यान रखिएगा, एक समिति बनाई गई जिसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति उसका नाम था, और इसी को नेशनल इनकम कमिटी के नाम से जाना जाता था। नेशनल इनकम कमिटी, NIC हम इसे कह देते थे। राष्ट्रीय आय समिति मेरे साथियों एक समिति बनाई गई। इस समिति का गठन कब किया गया? यह एक इंपॉर्टेंट बिंदु आप लोगों की परीक्षा के लिहाज से बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस समिति का जो गठन है वह आपका कब किया गया था? तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है, 4 अगस्त 1949 को किया गया था। तो 4 अगस्त 1949, मैं क्या बोल रहा हूं मेरे दोस्त? 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। यह बात आपको ध्यान रखना है। इस राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो किसको बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष बनाया गया वो PC महालनोबिस को बनाया गया था। किसको बनाया गया था दोस्त? PC महालनोबिस, या जिनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्या बोलते हैं इनका नाम? प्रशांत चंद्र महालनोबिस आप कहते हैं। PC महालनोबिस कह दो, प्रशांत चंद्र महालनोबिस कह दो, एक ही बात है। ये भारत में स्टैटिक्स के, या मैं कहूं सांख्यिकी के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये दोनों बातें मैंने बताई मेरे साथियों। बाकी अगर पूछा जाए कि इस समिति के सदस्य कौन कौन थे, तो आपको क्या याद रखना है? तो अध्यक्ष तो मैंने आपको लिखवा दिया, इसके सदस्य की मैं भी बात कर लेता हूं। सदस्य का मतलब होता है मेंबर। तो
तो भैया इसके दो मेंबर थे, बोले कौन कौन थे सर जल्दी बताओ, पनवेल निकलना है, तो ध्यान रखो पनवेल तो निकल जाना, इसके दो सदस्य याद रख लो। एक का नाम तो वही है जो ऊपर लिखा हुआ है जिन्होंने वैज्ञानिक अनुमान लगाया, ध्यान रखिएगा, और उनका नाम क्या, VKRV राव। तो ये लिखेंगे VKRV राव, पहले व्यक्ति तो ये थे। दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो ध्यान रखिएगा दूसरे व्यक्ति सदस्य के रूप में गॉडगिल थे। गॉडगिल का भी आपने जिक्र सुना होगा। गॉडगिल, बेटा छुट्टी नहीं है कल, कल मैं क्लास लूंगा आपकी, ठीक है, कल इसी समय क्लास होगी, डोंट वरी। तो मेरे साथियों राष्ट्रीय आय समिति के बारे में ये मैंने इतनी सारी बातें बताई है, फिर से समझ लो, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया, ठीक है, 1867-68 की बात है। अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक अनुमान पहली बार किसके द्वारा लगाया गया, तो डॉक्टर VKRV राव के द्वारा लगाया गया। आप पूरा नाम पूछेंगे तो विजयेंद्र राव कस्तूरी रंगन है ना, ये नाम है उनका, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सर्च करके लिखें, ठीक है। हालांकि VKRV राव से भी काम चल जाएगा। इन्होंने 62 रुपए बताया था, यह बात ध्यान रखना है। बहुत सारे साथी मुझे कमेंट कर रहे हैं सर टाइम चेंज कर लो। मेरे दोस्त अगर मैं टाइम चेंज कर लूंगा तो CGL वाले बच्चों का नुकसान हो जाएगा, और GD में फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैनेजर साहब से पूछने की कि भैया टाइम और क्या क्या हो सकता है, अगर अर्ली मॉर्निंग हो जाए तो अर्ली मॉर्निंग दे दो, हमारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं बात करूंगा सर से, अभी 1-2 दिन आप थोड़ा सा कर लो यार वेटेज, है ना। और बाकी मैंने आपसे बोला भी है मेरे दोस्त CGL वाले बच्चों के लिए कि आप यहां से मत पढ़ो। अगर आप यहां से पढ़ोगे, ध्यान रखना, तो कोई सेंस नहीं रहेगा। आई बात समझ में, आप रिकॉर्डेड देख लो, ज्यादा अच्छा है, वहीं से आपका बेनिफिट अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि वहां भी समय नहीं है, तो नवीन भैया की आप वो कर लेना, वंडर क्लासेस 21 तारीख से शुरू हो रही है, वो आपके एप्लीकेशन में ही होने वाली है, ठीक है, तो वो कर लेना। सही तरीका यही है मेरे दोस्त, और यही आप करना भी सही, मैं एक बड़ा भाई होने के नाते आपको बता रहा हूं, यही आप करना। चलिए अगला लिखते हैं, राष्ट्रीय आय का मापन किन किन विधियों से किया जाता है। तो मेरे साथियों इसका मापन किन किन विधियों से किया जाता है, इसका मेजरमेंट की अगर हम बात करें, वो किन किन विधियों से किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका मापन जो है, इसका जो मेजरमेंट है मेरे साथियों, मेजरमेंट, उसके लिए कितनी विधियां है। विधिया का मतलब होता है मेथड, ठीक है, तो कितनी मेथड से इसका मापन किया जाता है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय का जो मापन है मूल रूप से 3 विधियों के द्वारा किया जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर वो 3 विधियां कौन कौन सी है, तो मतलब पूछना तो मुझसे ही चाहिए आप लोगों को, इकोनॉमी तो मैं ही पढ़ा रहा हूं अभी आपको, है ना। तो इसकी मापने की विधियां दरअसल 3 विधि है। एक विधि को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड, या इसी को उत्पाद विधि के नाम से भी जानते हैं, उत्पाद विधि, और इसी को अंग्रेजी में प्रोडक्शन मेथड भी आप कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड। और इसी का एक और नाम है, बोले सर क्या नाम है, जल्दी बताओ सर, पनवेल निकलना है। मत निकलो बेटा, अभी परीक्षा आ गई है CGL की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम जो है उसी को मूल्यवर्धन विधि भी कहते हैं, मूल्यवर्धन विधि, वैल्यू एडेड मेथड भी आप इसी को कहते हैं, मूल्यवर्धन विधि भी आप इसे कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, VAM में लिख रहा हूं, यहां पर मैं पूरा ही लिख देता हूं, वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। आ रही बात समझ में आपको, यह भी इसका नाम है मेरे साथियों। फिर दूसरी विधि एक और है जिसको हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसको बोलते हैं कारक आय विधि। क्या बोलेंगे, कारक आय विधि, कारक आय विधि। और कारक आय विधि को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम मेथड, फैक्टर इनकम मेथड के नाम से आप इन्हें जानते हो। तो भैया दूसरी विधि है जिसका नाम क्या है, कारक आय विधि या फैक्टर इनकम मेथड आप इसे कहते हैं। मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ध्यान रखिएगा। और तीसरी जो विधि है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण विधि भी है मेरे दोस्त, उस विधि का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा उस विधि का नाम मेरे साथियों बहुत ही प्यारा है। बोले सर प्यारा तो है, बताओ क्या है नाम, तो उसका नाम है मेरे साथियों व्यय विधि। क्या बोलते हैं, व्यय विधि। और व्यय विधि को आप लोग किस नाम से जानते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड,
व्यय का मतलब होता है खर्च करना, तो क्या याद रखेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से उसको याद रखेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड आप याद रखेंगे, व्यय विधि मेरे साथियों। क्या बोलेंगे? व्यय विधि को आप एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से जानेंगे। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो भैया मेजरमेंट या हम कहें राष्ट्रीय आय का मापन करने के लिए दरअसल 3 विधियां हमारे पास में है। एक को हम बोलते हैं उत्पाद विधि, और इसी को मूल्यवर्धन विधि भी कह देते हैं। दूसरी को हम कहते हैं कारक आय विधि, और तीसरी जो है मेरे साथियों उसे आप लोग क्या कहते हैं? व्यय विधि कहते हैं। यह बात ध्यान रखना, ठीक है? अब उत्पाद विधि में क्या है जरा वो समझो। मैं अगला पेज लिख लूं क्या? अगला पेज ले लेता हूं, एक एक के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहला हेडिंग डालता हूं उत्पाद विधि। उत्पाद विधि, उत्पाद विधि। उत्पाद विधि, और इसी को प्रोडक्शन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। प्रोडक्शन मेथड, क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्शन मेथड के नाम से आप जानते हैं। उत्पाद विधि कह लो या प्रोडक्शन मेथड कह लो मेरे साथियों, एक ही बात है। इसका एक अन्य नाम भी मैंने अभी आपको बताया है कि इसका एक अन्य नाम क्या है मेरे साथियों। तो इसका जो अन्य नाम है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मेरे साथियों मूल्यवर्धन विधि। मूल्यवर्धन विधि, वहां पर भी मैंने अंग्रेजी में लिखा था। मैं बार बार अंग्रेजी में लिखने से बचना चाहूंगा, केवल वैल्यू एडिशन मेथड में लिख देता हूं, VAM लिख देता हूं, आप समझ गए होंगे। यह उत्पाद विधि का ही क्या है? दूसरा नाम है मेरे दोस्त। ये थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना, मैं ऐसा आप लोगों से कामना करता हूं। आइए जरा उत्पाद विधि में होता क्या है जरा वो समझते हैं मेरे साथियों। तो उत्पाद विधि में यह होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी देश की इकोनॉमी में, किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में एक मिनट मेरे दोस्त, ये हमारा जो फोन है ना ये ऑटोमेटिकली चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सुनिएगा मेरे साथियों, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में चलिए मैं आपको यह बोल रहा हूं कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, ध्यान रखिएगा, वहां के निवासियों द्वारा, वहां के निवासियों द्वारा किया गया कुल उत्पादन, किया गया कुल उत्पादन, किया गया कुल उत्पादन का समग्र योग, किया गया कुल उत्पादन का समग्र योग उत्पादन विधि कहलाता है। उत्पादन विधि कहलाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल से लगाकर के 31 मार्च तक, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल से लगाकर के 31 मार्च तक उस देश की अर्थव्यवस्था में, उस देश की इकोनॉमी में वहां के जो निवासी है, वहां के रहने वाले जो लोग हैं मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा, वहां के रहने वाले जो लोग हैं, वो सारे के सारे जो लोग हैं मेरे साथियों, उन्होंने जितना भी उत्पादन किया है, और अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में जो उत्पादन हुआ, मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, उसको भी बताऊंगा अतुल भाई, सुनिएगा मेरी बात को।
मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे साथियों, बहुत बढ़िया, शानदार, सुनिएगा मेरी बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी देश की इकोनॉमी में 1 अप्रैल से लगा करके 31 मार्च तक वहां के जितने भी लोग हैं उनके द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया गया है, जिस किसी भी वस्तु और सेवा को बनाया गया है, वो वस्तु और सेवा जो है वो कितने रुपए की है, इन सबको टोटल कर लिया जाए तो ये उत्पादन विधि कहलाता है। पहला फार्मूला तो ये है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको एक सूत्र याद रखना है। बाकी इसकी एक और परिभाषा है, वो परिभाषा क्या है, जरा ध्यान रखना कि अर्थव्यवस्था के, या ऐसा लिखें, किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में, किसी वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, आपको याद आ गए तीनों क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों में किया गया कुल उत्पादन, किया गया कुल उत्पादन क्या कहलाएगा, कुल उत्पादन का समग्र योग है, ऐसा लिख लो, कुल उत्पादन का समग्र योग, कुल उत्पादन का समग्र योग उत्पादन विधि कहलाता है। उत्पादन विधि कहलाता। अब अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है आपका द्वितीयक क्षेत्र, ये सब आपको पढ़ा चुका हूं मैं, और तीसरा है मेरे साथियों तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, इन तीनों क्षेत्रों में जो भी टोटल प्रोडक्शन किया गया है, इन तीनों क्षेत्रों में जो भी प्रोडक्शन किया गया है मेरे साथियों, उन सभी प्रोडक्शन को इसमें क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसी को उत्पादन विधि कहते हैं। यह उत्पाद विधि है मेरे साथियों, इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं, उत्पादन विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। मैंने क्या बताया है, तो मैंने यह बताया कि भैया उत्पादन विधि में एक वित्तीय वर्ष में जितना भी उत्पादन हुआ है उन सबको शामिल किया जाएगा, इसी को उत्पादन विधि कहा जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अगला हेडिंग डाल रहा हूं मैं, कारक आय विधि। क्या बोलूंगा मेरे दोस्त, कारक आय विधि, कारक आय विधि, कारक आय विधि, और इसे आप लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम मेथड। कारक आय विधि, या इसी को बोलते हैं फैक्टर इनकम मेथड। मेरे दोस्त जरा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो कि फैक्टर इनकम मेथड क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसके बारे में, पर फिर भी मैं एक लाइन तो लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा कि अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी बोलते हैं, तो अर्थव्यवस्था में चारों कारकों को, अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष, अब बार बार वित्तीय वर्ष बताऊंगा नहीं मैं, लेकिन फिर बताऊंगा, मनी तो नहीं मानता है मेरा, 1 अप्रैल से लगा करके 31 मार्च तक, तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में चारों कारकों को मिलने वाली, चारों कारकों, वही चारों कारक आपको समझ गए होंगे, फैक्टर जो है चारों, है ना, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। ठीक है, चारों कारकों को मिलने वाली, चारों कारकों को मिलने वाली, चारों कारकों को मिलने वाली समग्र आय का योग, समग्र आय
का योग कुल कारक आय कहलाता है। या ऐसा लिख लो, केवल समग्र मिलने वाला समग्र आय का योग कारक आय कहलाता है। ठीक है, और ये चारों के चारों कारक कौन कौन से हैं, तो जरा इन कारकों की भी बात कर लेते हैं। मतलब मैं बार बार लिख रहा हूं, इसीलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, बस केवल मेरा उद्देश्य ये है। तो जैसे भूमि है, भूमि एक कारक है, इसको क्या मिलेगा मेरे साथियों, किराया। तो इसकी इनकम जो है, भूमि की इनकम क्या है, किराया है, रेंट है। वहीं पर एक और कारक है जिसका नाम क्या है, श्रम, लेबर। लेबर को क्या मिलता है मेरे साथियों, पारिश्रम मिलता है। क्या मिलता है, पारिश्रम। लेबर को पारिश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसे वेजेस कहते हैं, मजदूरी कहते हैं, वेतन कह दो, जो भी आप कहना चाहे कह दो, आपका ही तो राज है। और तीसरा जो कारक है मेरे साथियों वो है पूंजी। पूंजी को कैपिटल कहते हैं। मैंने आपको बताया था पूंजी में धन और मशीन दोनों को शामिल किया जाता है। और इसको जो मिलने वाली आय है वो क्या है, ब्याज है। तो इसको इंटरेस्ट कहते हैं, इंटरेस्ट, ये इसको मिलेगा। फिर मेरे साथियों चौथा जो है उसे हम बोलते हैं उद्यमशीलता। और उद्यमशीलता यानी कि प्रोनरशिप। और उद्यमशीलता को क्या मिलता है, आय के रूप में, तो ध्यान रखिएगा लाभ मिलता है, लाभ या फिर आप बोलेंगे बेनिफिट। तो जितना भी एक वित्तीय वर्ष में लाभ हुआ है, जितना भी एक वित्तीय वर्ष में इन चारों फैक्टर को जो भी मिला है, इनकम मिला है, उन सब का जो टोटल है मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा, उन सब का टोटल जो है वो कारक आय कहलाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार पढ़ लो, मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब पढ़ लो, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा जटिल है। जटिल उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले कभी पढ़ा ही नहीं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप जरूर इसे पढ़ लें सभी लोग। मैंने जितना भी अभी पढ़ाया है उतना पढ़ लो, ताकि आपको तीसरी विधि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया राष्ट्रीय आय क्या है। तो एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों के द्वारा जो भी उत्पादन किया गया है उसका टोटल वैल्यू जो है वो कारक आय है, या टोटल वैल्यू जो है वो राष्ट्रीय आय है, वो राष्ट्र की आय है। आ रही बात समझ में? दूसरी बात, मैंने बताया कि कारक क्या है और उनको मिलने वाली जो इनकम है वो क्या क्या है। तो मैंने भूमि बताया, भूमि को किराया मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलती है, पूंजी को ब्याज मिलता है और उद्यमशील व्यक्ति को लाभ मिलता है। फिर मैंने बताया दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। वीके, हाँ प्रॉफिट कह लो बेनिफिट कह लो, एक ही बात है मिहिर जी, है ना। और राष्ट्रीय आय समिति जो है वो 4 अगस्त 1949 की है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस अध्यक्ष थे और इसके 2 सदस्य थे, गोडगिल और वीके आरवी राव। इसका मापन 3 विधियों से होता है, जिसमें एक उत्पाद विधि। उत्पाद विधि में भैया एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर जितना भी उत्पादन किया है सबका टोटल वैल्यू जोड़ लो तो हम कहेंगे यार ये तो राष्ट्रीय आय है। इसी को बोलते हैं उत्पाद विधि। ठीक है। दूसरी बात कारक आय विधि है। कारक आय का मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में वहां के किसी भी देश की इकोनॉमी में जितने भी कारक है उनको मिलने वाली जो टोटल वैल्यू है, आ रही बात समझ में? टोटल वैल्यू है मेरे साथियों, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कारक आय के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। और एक और है आपका जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो भैया उसे आप जानते हैं, हेडिंग डालेंगे सभी लोग, व्यय विधि। व्यय विधि, व्यय विधि। और इसी को हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से जानते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से आप इसे जानते हो। तो भैया व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड क्या है जरा वो समझ लो। बड़ा आसान है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना। तो भैया कौन खर्च करेगा? तो किसी भी देश के निवासी तो खर्च करेंगे। तो लिखेंगे एक वित्तीय वर्ष में
एक वित्तीय वर्ष में, ये तो ना ये तो मैं कहूंगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये तो रूट शब्द है वित्तीय वर्ष। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में वहां के निवासियों द्वारा, वहां के निवासियों द्वारा वहां के निवासियों द्वारा किया गया कुल खर्च, किया गया कुल खर्च, भैया वहां रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके द्वारा जितना भी खर्च किया गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उसी को हम व्यय विधि कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक वित्तीय वर्ष में वहां के निवासियों द्वारा किया गया कुल खर्च मेरे साथियों क्या कहलाता है, तो उसी को व्यय विधि कहते हैं, व्यय विधि कहलाता है। व्यय विधि कहलाता है। अब इसका एक सूत्र है, जरा वो समझना मेरे साथियों, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम बराबर राष्ट्रीय आय एनआई बराबर क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ये इसका एक फॉर्मूला, इसको रटना ही है आपको। हालांकि मैं रटने की बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सूत्र है और इस सूत्र में क्या क्या चीजें क्या है वो मैं बताता हूं। राष्ट्रीय आय का एक सूत्र है और वो सूत्र है एनआई, एनआई का मतलब होता है नेशनल इनकम, इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। जरा समझना यहां पर क्या होता है इन सब शब्दों का मतलब। एनआई का मतलब होता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय है ना, इसको मैं हिंदी में लिखने से बचूंगा, राष्ट्रीय आय आप इसे कहते हैं। सी का मतलब होता है कंजप्शन, कंजप्शन, और कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग। कंजप्शन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, उपभोग होता है, किसी चीज को खर्च करना। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का उपभोग कर रहा है तो हम कहेंगे वो कंजप्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है। और मेरे साथियों यहां पर जी का मतलब होता है सरकारी खर्च, तो यहां लिखेंगे जी, और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको आप लिखेंगे सरकारी खर्च या सरकारी व्यय, या शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर का मतलब भी होता है खर्च करना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से आप इसे जानते हो। ठीक है, वहीं पर आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना, इन्वेस्टमेंट का उल्टा होता है विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, बताऊंगा आगे कभी, अभी के लिए केवल इतना समझे, इन्वेस्टमेंट का मतलब है निवेश करना, क्या बोलते हैं इसको, निवेश बोलते हैं। और एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एक्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, किसी चीज को बेचना, वो होता है एक्सपोर्ट, तो वो भी तो एक प्रकार का खर्च है। और आई का मतलब होता है, सॉरी एम है ना, एम का मतलब होता है इंपोर्ट, एम का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट होता है, आयात होता है। तो देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि परीक्षा में ये फॉर्मूला आता है और उसमें ये पूछा जाता है कि सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम में एक्स का मतलब क्या है, तो एक्सपोर्ट है, एम का मतलब क्या है, तो इंपोर्ट है, जी का मतलब क्या है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो यह व्यय विधि है। मैं फिर से बता देता हूं व्यय विधि क्या होती है, एक बार फिर से सुन लो मेरे दोस्त। व्यय विधि का मतलब यह होता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी के अंतर्गत एक साल में मेरे साथियों वहां पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो कितना खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, वो सारा का सारा खर्च जो है अगर उसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो वही व्यय विधि कहलाती। इतनी सी केवल बात है, ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये राष्ट्रीय आय के मापने की तीन विधियां मैंने आपको बताई, कारक आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि। ठीक है, ये तीनों की तीनों बातें आप लोग अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। अब जरा एक बात समझ लेना, राष्ट्रीय आय जो प्रति व्यक्ति आय से हम प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय
और प्रति व्यक्ति आय को आप लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हो? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? तो मेरे दोस्त इसका एक सूत्र है, और वो सूत्र क्या है? तो वो सूत्र है मेरे साथियों, राष्ट्रीय आय में से अगर, समझना, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में से अगर टोटल पॉपुलेशन का भाग दे दिया जाए, अगर कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाए मेरे साथियों, कुल जनसंख्या का अगर भाग दे दिया जाए, टोटल पॉपुलेशन का अगर भाग दे दिया जाए, तो क्या मिल जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगी। यह फॉर्मूला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार परीक्षा में यहां से प्रश्न सीधे सीधे पूछ लेता है। और वो क्या पूछता है? वो ये पूछता है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो कैसे निकाली जाती है। तो राष्ट्रीय आय में जनसंख्या के भाग देने पर मेरे साथियों प्रति व्यक्ति आय निकलती है। यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आ रही बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यह फॉर्मूला है, पूछा जाता है राष्ट्रीय आय जो है वो कैसे निकाली जाती है, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या को भाग देकर के निकाली जाती है। यह बेहद इंपॉर्टेंट बात है जो कि परीक्षा के लिहाज से आपके लिए जरूरी है। अच्छा, एक और बात यहां पर चलते चलते मैं समझाता हूं। अब हमें कुछ अवधारणाओं को समझना है। कौन कौन सी अवधारणाएं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जिन्हें हमें कल पढ़ना है, आज नहीं पढ़ेंगे अब उनको। कल संडे है लेकिन कल फिर भी मैं क्लास लूंगा शाम को ही, है ना। कल मैं मैनेजर साहब से बात भी कर लूंगा कि भैया टाइमिंग कैसे क्या सेट हो सकता है। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो है वो लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ते हैं और अभी रात को घर आ जाते हैं मेरे दोस्त, तो फिर उन्हें दिक्कत होती है। तो मैं उनकी समस्या को समझ रहा हूं, क्योंकि एक समय में भी कभी लाइब्रेरी बैठा करता था। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अवधारणा में कल हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे जीडीपी, है ना। दूसरी बात फिर हम पढ़ेंगे मेरे साथियों एनडीपी। ये सबके फुल फॉर्म कल ही बताऊंगा, और अगर आप लालसा रखते हैं इनको जानने की तो जरूर आज रात को इनके फुल फॉर्म सर्च करके आना। एक है मेरे साथियों जीडीपी हो गया, एक है एनडीपी, और इसके बाद में एक शब्द है जीएनपी और एक शब्द है एनएनपी। तो ये सारे के सारे शब्द से मैं आपको कल रूबरू करवाऊंगा। तो भैया आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको यहां तक कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, और अगर नहीं हो तो फिर हम कल बात करते हैं ऐसा क्या है, ठीक है। तो यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो फिर क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मेरे साथ में बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहां पर नाम दोहराऊं तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं मिहिर कर्माकर जी जुड़े हुए हैं, हर्षित यादव भाई भी जुड़े हुए हैं, है ना, विशु जी जुड़े हुए हैं। सर मैं तो आज ही जुड़ा हूं, कोई बात नहीं। निशांत पंडित, कितनी क्लासेस और बाकी है? ये क्लासेस लगभग 27 तारीख तक जाएगी आपकी, है ना। 27 तारीख तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मैं अनुमान लेकर के चल रहा हूं। अच्छा हाँ, चिराग भाई पूछ रहे हैं सर मेरा 12th में इकोनॉमिक्स था, मुझे ये सब पता है। क्या बात है। हाँ, बिरबल कह रहे हैं सर आपकी क्लास का समय हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी नहीं चलता। सर जी प्लीज, हाँ आयुष भाई क्या कह रहे हैं? सर जी प्लीज कल, एक मिनट, आयुष भाई क्या कह रहे हैं, एक मिनट। आयुष कुछ कह रहे हो आप? कमेंट ही चला गया आपका, कोई बात नहीं। ओके, एमपी से हैं, बहुत अच्छी बात है अजय भाई, है ना। ओके ओके, तो मजा भी आ रहा है आप लोगों को, खूब आनंद आ रहा है। देखो मेरी बात समझना, एक बात मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल बात बताता हूं, एक फैक्ट की बात बताता हूं। अगर आप मोबाइल खोल करके बैठे हैं, सामने लैपटॉप भी है, लैपटॉप में आप क्लास देख रहे हैं और मोबाइल में व्हाट्सएप भी चल रहा है, तो इकोनॉमिक्स आप भूल जाओ। नो नेवर, कभी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप खाना खाते खाते क्लास देख रहे हैं तो भी समझ में नहीं आएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों एक जगह होनी चाहिए, मास्टर के चेहरे पे होनी चाहिए। भले ही मैं काला दिख रहा हूं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान लेना है, ठीक है। और यकीन मानना इकोनॉमिक्स आसान है अगर आप ध्यानपूर्वक समझोगे तो। नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा। हां, एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था, सर अंग्रेजी में लिख दीजिए। बहुत अच्छा लिखा मेरे दोस्त, अंग्रेजी में लिखना मुश्किल है, लेकिन मैं एक काम करूंगा, जो ऐसी जटिल अवधारणाएं होगी उनको मैं अंग्रेजी में लिख दिया करूंगा आपसे, ठीक है। चलिए, सारी बातें स्पष्ट है। अब हम आपसे कल मुलाकात करेंगे, कल शाम को। और मैं टाइम का भी करता हूं मैनेज, करता हूं सर से बात
कि अगर संभव होगा तो जल्दी हम लोग करेंगे समय भी चेंज। तो चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, धन्यवाद।